नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी दबाव बेअसर, रूस से बढ़ गया भारत का तेल आयात, कैसे और बढ़ सकती है खरीद, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में होगी नौकरियों की बहार, बड़ी कंपनी लगाएगी इलेक्ट्रिक बस का प्लांट, कोका कोला भी करेगी निवेश। आगे आपको बताएंगे कि साल 2027 में देश भर में होगी जनगणना, 12,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत का एक राज्य एंटी सनातन धर्म का सिंबल बन गया, लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने लगाया गंभीर आरोप। और इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि सूर्यदेव कहां देंगे दर्शन और कहां छाएगा कोहरा, वीकेंड में ट्रिप का प्लान बनाने से पहले चेक कर ले मौसम अपडेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी दबाव बेअसर, रूस से बढ़ गया भारत का तेल आयात, कैसे और बढ़ सकती है खरीद, आपको बता दें दोस्तों कि बीते कुछ महीनों से टैरिफ और दूसरे कई प्रतिबंध लगाकर भारत पर दबाव डालने की अमेरिका की कोशिश नाकामयाब होती नजर आ रही है। हाल ही में ये खबर सामने आई है कि नवंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक भारत का रूस से तेल आयात नवंबर में 4% बढ़कर 5 महीने में सबसे अधिक 2.6 अरब यूरो तक पहुंच गया है। यूरोप के एक शोध संस्थान ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने एक रिपोर्ट में बताया कि रूसी कच्चे तेल के मामले में भारत नवंबर में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। इसके पहले अक्टूबर में भारत ने रूस से 2.5 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा था। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में रूस के कुल कच्चे तेल निर्यात का 47% चीन, तो वहीं 38% भारत को निर्यात हुआ। अन्य खरीदारों की बात करें तो 6% तुर्की और 6% यूरोपीय संघ के हिस्से गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में होगी नौकरियों की बहार, ये बड़ी कंपनी लगाएगी इलेक्ट्रॉनिक बस का प्लांट, कोका कोला भी करेगी निवेश। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद से राज्य सरकार औद्योगिक विकास के प्रति अत्यधिक सजग है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। औद्योगिक परिदृश्य में एक बड़ी उछाल की संभावना है, क्योंकि प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने राज्य में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही वैश्विक पेय पदार्थ दिग्गज कोका कोला ने भी बिहार में एक नया संयंत्र लगाने में गहरी रुचि दिखाई है। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव उद्योग वार्ता जैसे मंच पर सामने आए, जहां निवेशकों को मुख्य सचिव से सीधी बात करने का अवसर मिला। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अशोक लेलैंड द्वारा बिहार में इलेक्ट्रॉनिक बस निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बढ़ते बाजार और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल साबित हो सकता है। कंपनी ने केवल फैक्ट्री ही नहीं बल्कि पिंक बस योजना को देखते हुए महिलाओं के लिए विशेष ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू करने का भी सुझाव दिया है। यदि ये परियोजना सफल होती है तो इससे स्थानीय स्तर पर तकनीकी कौशल का विकास होगा और मेक इन इंडिया व मेक इन बिहार पहल को बल मिलेगा। साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साल 2027 में देश भर में होगी जनगणना, 12,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरी डिटेल आ चुकी है। भारत की जनगणना 2027 देश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी। सरकार का कहना है कि ये नई व्यवस्था डेटा की सुरक्षा, तेजी और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। 2 चरणों में होने वाली ये जनगणना देश के हर व्यक्ति और हर घर की जानकारी डिजिटल तरीके से दर्ज करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। ये पूरी जनगणना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगी। दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। सरकार ने कहा कि जनगणना मोबाइल ऐप के जरिए होगी और लोग चाहें तो एक वेब पोर्टल पर खुद भी जानकारी भर सकेंगे। पूरा काम रियल टाइम में सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत का एक राज्य एंटी सनातन धर्म का सिंबल बन गया, लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में चुनाव सुधार, वंदे मातरम की चर्चा के बाद अब कई अन्य मुद्दों पर बहस जारी है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिससे सदन में हंगामा मच गया। दरअसल अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर हिंदुओं पर लाठीचार्ज करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री सनातन धर्म के
खिलाफ बयान दे रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दा उठाना चाहता हूं, जहां भारत का एक राज्य एंटी सनातन धर्म का सिंबल बन गया है। जिनके मंत्री सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लोगों को मंदिर तक पहुंचने के लिए कोर्ट जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने तमिलनाडु सरकार की कड़ी आलोचना की और अधिकारियों पर मदुरई के थिरुपरन कुंद्रम मंदिर में कार्तिकेय दीपम का दिया जलाने के उसके आदेश को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सूर्यदेव कहां देंगे दर्शन और कहां छाएगा कोहरा, वीकेंड में ट्रिप का प्लान बनाने से पहले चेक कर ले मौसम अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश में इस बार मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दोपहर के समय गर्मी का एहसास होने लग रहा है। और ऐसे में वीकेंड होने के कारण कई लोग छोटी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये टेंशन बनी हुई है कि कहीं मौसम ज़्यादा बिगड़ ना जाए और हमारा ट्रिप का प्लान कहीं चौपट ना हो जाए। दोस्तों, हम उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में उछल कूद मचा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में शनिवार यानी 13 दिसंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के समय सड़कों पर हल्की धुंध छाई रहेगी। इस बीच दिल्ली के अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश में 13 से 15 दिसंबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बात पंजाब हरियाणा की जाए तो IMD के अनुसार 13 से 14 दिसंबर के बीच पंजाब हरियाणा असम और मेघालय में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 13 और 14 दिसंबर को सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, आरा सहित कई हिस्सों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बीच सड़कों पर सुबह और शाम के समय धुंध छाई रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समाधान खोजने के लिए तैयार, राहुल गांधी ने उठाए एयर पोल्यूशन का मुद्दा तो किरण रिजिजू ने दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा का मुद्दा नहीं, सदन में इस पर चर्चा हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य सांसदों की इस डिमांड को सरकार ने स्वीकार लिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार लोकसभा में बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट पर चर्चा के लिए तैयार है। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब दिल्ली स्मॉग का असर बरकरार है और हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। जीरो आवर के दौरान उठी मांगों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने शुरू से ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वह सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने और समाधान की दिशा में काम करने के लिए तैयार है। इसमें राहुल गांधी के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी दल के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी ये मुद्दा उठाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेज प्रताप यादव ने फिर बढ़ाई सियासी हलचल, बोले 2 राज्य में चुनाव लड़ूंगा और बहन को सुरक्षा दो। जी दोस्तों, RJD सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे व जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2025 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में JJD लड़ेगी। इसके बाद 2027 में UP का चुनाव भी हम लड़ेंगे। मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी का लगातार विस्तार कर रहे हैं, पूरे देश में सदस्य बनाना है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। बड़ी संख्या में लोग इसकी सदस्यता ले रहे हैं। पटना में स्वयं उन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। अब पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो अधिक से अधिक सदस्य बनाएं। पार्टी का जल्द वेबसाइट तैयार हो जाएगा। चुनाव के बाद जहां कई पार्टियां शिथिल हैं, तो हमारी पार्टी पूरी तरह एक्टिव है। बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने कहा कि अतिक्रमण कर रहे वाले लोगों के लिए सरकार व्यवस्था करे, उनके रहने और रोजगार का इंतजाम किया जाए, इसके बाद कार्रवाई हो। सरकार से मांग है कि उनके लिए व्यवस्था हो। बहन रोहिणी आचार्य के बेटियों की सुरक्षा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में कोई सुरक्षित कहाँ है। उन्होंने मांग की है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विकास और सेवा के 2 साल 42 दिन में 42 नक्सलवादियों ने किया सरेंडर, CM मोहन यादव बोले नदी जोड़ो अभियान तेज। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में हुए विकास कार्य की जनता साक्षी है। मात्र 2 वर्ष के अल्प कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के
विकास का परिदृश्य बदल दिया है। इन 2 सालों में प्रदेश में हुआ विकास अद्भुत है, अकल्पनीय है। 2 साल में ही मध्य प्रदेश दशकों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो गया है। इससे प्रदेश के विकास की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। नक्सलवादियों के एमएमसी जोन 42 दिन में 42 नक्सलवादियों के समर्पण पर विकास की धारा से जुड़कर जीवन को चुना है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल सलाम के खात्मे के लिए हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसको लेकर वो निस्संदेह अद्भुत है। उन्होंने स्वयं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी मांगी और अपना टारगेट तय कर उसे अचीव भी किया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिकी सांसदों की बैठक में लहराया मोदी पुतिन का पोस्टर, ट्रंप की घोर बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार वाली सेल्फी सिर्फ भारत में ही वायरल नहीं बल्कि इसने अमेरिकी संसद के हॉल के अंदर भी नई बहस छेड़ दी है। अब इस फोटो को दिखाकर अमेरिकी कांग्रेस के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरा जा रहा है। अमेरिका की विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स ने अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। डेमोक्रेट्स ने मोदी और पुतिन की फोटो के साथ मोदी पुतिन जिनपिंग की तस्वीर वाले पोस्टर को संसद के अंदर दिखाया, जिन पर लिखा था ट्रंप की विफल विदेश नीति। अमेरिकी विदेश नीति पर कांग्रेस की गर्मा गर्म सुनवाई के दौरान डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कमलागेर डोव ने ये पोस्टर दिखाते हुए दावा किया कि अमेरिका की अपनी नीतियां ही भारत और रूस को एक दूसरे के करीब ला रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने भारत को लेकर ट्रंप सरकार के नजरिए पर चोट करते हुए कहा कि भारत के प्रति ट्रंप की नीतियों को केवल नाक काटने वाला कहा जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि व्हाइट हाउस की दबाव वाली रणनीति दोनों देशों के बीच दशकों से बने विश्वास को वास्तविक और स्थायी नुकसान पहुंचा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ने की सख्त घोषणा, 3D पॉलिसी के तहत घुसपैठियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बोले घुसपैठिया तय नहीं करेंगे पीएम और सीएम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में चुनावी सुधारों पर 2 दिन की चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को शामिल करने के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने साफ कहा कि ये लोग तय नहीं करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सरकार की 3D पॉलिसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो हर एक घुसपैठिए का पता लगाएंगे, उसे लिस्ट से हटाएंगे और देश से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे वैसे ही राहुल गांधी के 3 सांकेतिक बंदर हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, एसआईआर को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के दौरान बहस जारी है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। जब बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह एसआईआर पर विपक्ष को एक का सवाल का जवाब दे रहे थे तो राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद बहिष्कार करके बाहर चले गए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान शहजाद पूनावाला ने कहा कि महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे। आज आधुनिक काल में राहुल गांधी के भी 3 राजनीतिक सांकेतिक बंदर हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। आपने देखा होगा चित्रण है महात्मा गांधी के 3 बंदर। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक काल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी 3 राजनीतिक सांकेतिक बंदर हैं। ये 3 बंदर राहुल जी के उस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं कि सच मत बोलो, सच मत सुनो और सच मत देखो, इसे कोई अन्यथा ना ले। कल संसद में जो चुनाव सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई उसमें राहुल गांधी ने इन्हीं 3 बंदरों का उदाहरण पेश करते हुए उन्हीं की तरह अनुकरण करते हुए राहुल गांधी न सच सुनने को तैयार थे, न राहुल गांधी सच देखने को तैयार थे और ना ही सच बोलने को तैयार थे। दोस्तों, आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने कहा कि इसीलिए राहुल गांधी जी ने LOP का एक नया मतलब गढ़ लिया। पूनावाला ने बताया कि राहुल गांधी के लिए LOP का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, इनके लिए इसका मतलब है लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा। संवैधानिक संस्थाओं पर भरपूर प्रोपोगेंडा फैलाना, राफेल पर, सेना पर, HAL पर, LIC पर, SBI पर, सब पर। लेकिन कल उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर जो प्रोपोगेंडा फैलाया वो तो लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा
तो है ही। शहजाद ने आगे कहा कि दूसरा LOP का मतलब राहुल गांधी के लिए बन चुका है लीडर ऑफ पलायन, मतलब कि संसद में पहले आप चर्चा की मांग करो, चर्चा के लिए चुनौती दो आप, और जब चर्चा में आपको जवाब मिले बिंदुवार तरीके से आपको झूठ के बम हैं वो डिफ्यूज़ हो जाए और आपके एक के बाद एक झूठ के ऊपर से पर्दाफाश होता जाए तो आप LOP लीडर ऑफ पलायन बनकर संसद से भाग जाओ। उन्होंने कहा था कि डरो मत, हम कहते हैं कि राहुल जी भागो मत, आप तो संसद छोड़कर ही भाग गए, तो इनको सच नहीं देखना है, सच नहीं बोलना है और सच नहीं सुनना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर कई परियोजनाओं का करेंगी उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगी। इस दौरान वो इम्फाल में 86वें नुपी लाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और राज्य की राजधानी और आदिवासी आबादी वाले सेनापति जिले में कई विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए इम्फाल और सेनापति में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मणिपुर में कुकी-जो आदिवासियों की सबसे बड़ी संस्था कुकी-जो काउंसिल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर खुशी जताई है और गुरुवार को इम्फाल पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वो पोलो एग्जीबिशन मैच देखने के लिए ऐतिहासिक इम्फाल पोलो प्लेग्राउंड जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के अलावा कई राज्यों में छाएगा घना कोहरा, चलेगी शीतलहर, आ गया है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 12 से 14 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है। 12 दिसंबर को यूपी में बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अलावा त्रिपुरा, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 12 से 16 दिसंबर तक सुबह घना कोहरा रहेगा। असम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में 12 से 14 दिसंबर तक, ओडिशा में 12 से 13 दिसंबर को और पंजाब में 13 से 16 दिसंबर के दौरान घना कोहरा छाने की संभावना है। विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और इसके बाद तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। वहीं मध्य भारत में अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है। देश के बाकी हिस्सों में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। दिल्ली में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 288 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। IMD ने मुख्य रूप से आसमान साफ रहने जबकि शुक्रवार और शनिवार को हल्की से हल्का धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CIC में नियुक्तियों को लेकर राहुल गांधी के दावे हुए धराशायी, सामने आई एक अलग ही कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आने के बाद सरकारी सूत्रों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किए गए दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। वहीं राहुल गांधी के करीबी सूत्रों के मुताबिक बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि शॉर्ट लिस्ट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के नाम शामिल नहीं है। उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में इन समुदायों को जानबूझकर बाहर रखने का एक व्यवस्थित पैटर्न चल रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के दावों के विपरीत असल तथ्य अलग तस्वीर पेश करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपकी माताजी और दादी जी वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप पर बरसे शाह और कंगना रनौत, संसद में गूंजा गांधी परिवार का इतिहास। जहां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट में धांधली के आरोपों पर जवाब दिया। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह और मंडी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटिंग अधिकारों के मुद्दों पर बात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जहां दोस्तों, इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं और एक बढ़ती और मजबूत दोस्ती से बंधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की एक तस्वीर साझा की। पीएम मोदी ने लिखा कि इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने व्यापार, निवेश, अनुसंधान, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष संपर्क, आतंकवाद विरोधी उपायों, शिक्षा और जन
संबंधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इटली भारत संयुक्त रणनीति कार्य योजना 2025-29 के कार्यान्वयन की दिशा में दोनों पक्षों द्वारा उठाए जा रहे सक्रिय कदमों की सराहना की। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भारत इटली की मित्रता लगातार मजबूत हो रही है, जिससे हमारे देशवासियों और वैश्विक समुदायों को व्यापक लाभ मिल रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली वोट चोरी, नेहरू, दूसरी इंदिरा और तीसरी सोनिया ने की विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया हथियार। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन चुनाव सुधारों और एसआईआर पर बहस के बीच बुधवार को भारी हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह को डिबेट की चुनौती दे डाली। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सवाल कर रहे थे। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि पहली वोट चोरी जवाहरलाल नेहरू, दूसरी इंदिरा गांधी और तीसरी सोनिया गांधी ने की है। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय होना था। उस समय 28 वोट सरदार पटेल जी को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। दूसरे प्रकार की वोट चोरी, श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गई। राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि यह चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यह चुनाव सही तरीके से नहीं जीता गया है।